So good evening, all of you. Today we'll start with the part 4 of CDS 2025 question paper. Okay, so let's start with the question number 91. So in this question, let's read out the question. In the following items, a pair of words is provided. You are required to select the options that most appropriately describes the meaning of both the words and mark your responses on the answer sheets. Now here the two words are given. The spelling is different, but the pronunciation is same. Spelling is different, pronunciation is same. So this is known as homonyms. This is known as homonyms. Now here you have to tell that what is the meaning, okay, what is the meaning of the word and what is the parts of speech of the word. Chalo, let's start. So illicit, the pronunciation is illicit. First it starts with E and the second illicit it starts with I. Okay, so illicit is a verb meaning. Now you have to tell, the words has been given, you have to tell which part of speech this word has. Okay, which part of speech the word is, the word belongs. Okay, chalo. So first is illicit is a verb meaning forbidden. Illicit is a verb meaning forbidden by law. Okay, so illicit जो है वो एक verb है. ELICIT, it's a verb. And this illicit is an adjective. This illicit is an adjective. ठीक है, this much is clear. जो पहला illicit है वो verb है और जो दूसरा illicit है वो adjective है जो कि क्वालिटी बताता है और verb जो है वो एक action बताता है. ठीक है, तो action बताता है तो आपका जो response है, जो आपका sentence है वो भी action बताने वाला होना चाहिए और adjective है तो आप उसका sentence भी वैसा ही होना चाहिए जो उसका quality बताएगा. ठीक है, चलिए. So illicit is a verb meaning forbidden by law. Okay, illicit is an adjective meaning draw a reaction from someone. Okay, so here illicit is a verb meaning forbidden by law. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो आपका जो पहला रिस्पॉन्स है वो कट होता है. तो इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलिसिट का मतलब होता है कि ये एक वर्ब है और ये वर्ब जो है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए. ठीक है, टू मैनेज टू गेट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और रिएक्शंस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलिसिट? इलिसिट का मतलब होता है, ये तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि वर्ब का फॉर्म है. ठीक है, और इसका व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग होता है कि ये एक एक्शन है, ये एक एक्शन है. ठीक है, एक्शन क्या चीज़ का? एक्शन ये है कि भाई इंफॉर्मेशन निकालना, रिस्पॉन्सेज निकालना, रिएक्शंस निकालना. ठीक है, और दूसरा जो इलिसिट है उसका मतलब होता है वो कि एक एडजेक्टिव है और उसका मतलब होता है कि मीन्स फॉरबिडन बाय लॉ और रूल्स. फॉरबिडन, ठीक है भाई, सख्त मना किया गया है लॉ द्वारा या तो फिर किसी रूल द्वारा, तो उसे हम कहते हैं इलिसिट. ठीक है, इट इज़ नॉट अलाउड बाय द लॉ और द सोसाइटी. तो चलिए, मैंने आपको मीनिंग बता दिया, अब हमें वैसे ही ढूंढना है. तो ये एडवर्ब तो नहीं है, तो ये पहले सेकंड ऑप्शन भी गया. ठीक है, ये एक वर्ब है और एक एडजेक्टिव है, तो हमें वैसा ही ढूंढना है. सो इलिसिट इज अ वर्ब मीनिंग टू ड्रॉ अ रिएक्शन फ्रॉम समवन. ठीक है, एंड इलिसिट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग फॉरबिडन बाय लॉ. तो आपका जो आंसर है वो ये है. ठीक है, अब ये तभी आ पाएगा भाई जब आप वोकैबुलरी कर रहे हैं, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब वोकैबुलरी बेस होते हैं. ठीक है, अगर आपको वर्ड पता है, यू नो द मीनिंग ऑफ दैट, यू हैव अटेंडेड वोकैबुलरी क्लासेस, यू आर वॉचिंग वोकैबुलरी वीडियोज, सो दिस आंसर इज वेरी मच पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड. ठीक है, चलिए, तो आपका रिस्पॉन्स है ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट हम आते हैं. नेक्स्ट आपका वर्ड है एंश्योर, इंश्योर, एंश्योर, इंश्योर. ठीक है, चलिए, काफ़ी वर्ड्स होते हैं. देखिए, एक तरीके के काफ़ी वर्ड होते हैं. जैसे वर्ड होता है कंप्लेन, कंप्लेंट, कंप्लेन, कंप्लेंट. तो ये जो कंप्लेन होता है ये वर्ब होता है और ये जो कंप्लेंट ट वाला जो रहता है वो नाउन होता है. ठीक है, तो ये एक्शन बताता है और ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है. ठीक है, देन उसके बाद देयर, देयर, ये भी एक तरह का होमोनिम्स है. देन ये भी एक तरह का होमोनिम्स है. तो ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो एक
प्रोनाउंसिएशन रहता है, लेकिन उनका जो मीनिंग रहता है बहुत ज़्यादा डिफर करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका एंश्योर एंड इंश्योर। पहले मैं आपको बता दूं कि जो एंश्योर है, ठीक है, एंश्योर है ये एक वर्ब है। एंश्योर क्या है? ये एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? ओके, हियर यू आर एंश्योर। Ensure means it's a verb. Here you are ensure that something will going to be happen. You are very much confirmed about that. Okay, you are very much sure about that, that something is going to happen. Okay, to make sure that something happens or is definite. It is definite and something is happen will happen. So it is known as ensure. Then second is insure. Second is insure. What do you mean by insure? Okay, and second insure is related to the insurance. You all know about insurance. So first ensure means that something is happening, something will happen, you are sure about that, you are definite about that. And insure means is related to insurance, means to buy or to provide insurance. And this is also a verb. This is also a verb. Chaliye, now let's start with the options. Ensure is a transitive verb. Now transitive verb, what do you mean by transitive verb? There are two types of verb, intransitive and transitive verb. Transitive verbs, transitive verb, okay, these are the verbs requires objects. These are the verb require object, and intransitive verb doesn't require object. ठीक है, intransitive verb doesn't require object. अब ये वर्क कैसे करता है? चलिए, I'll give you one example. She is going to the market. She is going to the market. Now here you can see that she is a subject. Is going is your helping verb. Okay, helping and main verb, because is क्या है आपका यहाँ पे helping verb काम कर रहा है, किसको help कर रहा है? Going को help कर रहा है. And to the market ये क्या हो गया? आपका object हो गया. क्या हो गया? ये आपका object हो गया. तो ये जो sentence है ये आपका transitive verb का sentence बन जाता है. Transitive verb का sentence क्यों? क्योंकि verb के बाद object का होना ज़रूरी है. verb के बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है. अब मैं बताती हूँ आपका इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? शी इज गोइंग. शी इज गोइंग. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, शी इज गोइंग बस. सो हियर इट स्टैंड्स अलोन. Though it gives you the meaningful answer, she is going, that's all. But where she is going you do not know, means the object is not there. So that's why it is intransitive verb. When the object is there after the verb it is transitive verb, and when the object is not there after verb it is intransitive verb. This is the difference between transitive and intransitive verb. So ensure is transitive verb and insure is also transitive verb. Now let's see the example sentences whether it satisfied the meaning of ensure or insure. Ensure meaning I told you that ensure means that something happens, you are sure about that, you are definite about that. And insure means it related to insurance, means you buy or you provide insurance. ठीक है, तो this is known as insurance. Insure. चलिए, ensure is a transitive verb meaning to make something certain. And insure is a transitive verb meaning to make certain by taking necessary precaution. Next, let's read the next. Ensure is a determiner. It's not a determiner, तो second वाला हट जाता है. It's not a determiner, यहाँ पे second वाला हट जाता है because मैंने आपको बता दिया ensure एक verb है, तो determiner का आएगा ही तो ये हटा दीजिए. नाउ अगेन डिटरमिनर यहाँ से हट जाएगा, अगेन एडजेक्टिव हट जाएगा. तो आपका पहला आंसर क्या है? आपका जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वही आपका आंसर है. एंश्योर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब मीनिंग टू मेक समथिंग सर्टन. Meaning to make something certain means that something will happen. You are sure about that. The weather is very the weather is the weather says that today rain is going to happen. Okay, why you are sure about that? Because of the weather. Why you are sure? Because of the weather. ठीक है, तो ये होता है ensure. And insure, or sometimes what happens is sometimes you also ensure your friends that I am going to come for the trip. So this is also ensure. And insure means insurance.
Like it's a transitive verb meaning to make certain by taking necessary precautions. Why we take insurance? Because we are taking precautions, so that's why we take insurance. चलिए next आते हैं हम imitated and intimated. Imitated and intimated. Now imitated मतलब क्या होता है? किसी को कॉपी करना. Like kids, like if you have kids at home, so what they do, they imitate us. That's why it is said, whenever there are kids in your house, you please behave properly, otherwise what is going to happen? The kid is going to imitate you, the kid is going to copy you. So whatever you are doing good or you are doing bad, the kid is going to copy you and will going to do the same in future. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ बीइंग सेड कि जब बच्चा घर में होता है तो आपको बहुत ही प्रॉपरली बिहेव करना है, मैनरली बिहेव करना है. वाई? बिकॉज द किड इज़ गोइंग टू इमिटेट यू. ओके, चलिए. सो इमिटेट का मतलब क्या होता है? कॉपी करना. तो ये कॉपी करना यहाँ पे क्या हो रहा है? एक टाइप का एक्शन हो रहा है. तो इमिटेट का मतलब इमिटेटेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईडी लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक तरह का वर्ब है. ठीक है, ये क्या है? ये वर्ब है. इमिटेट मतलब कॉपी करना, तो वर्ब है. नाउ इंटीमेटेड का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव. ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये एक एडजेक्टिव का फॉर्म है और इसका मतलब क्या होता है? टू बी क्लोज, फैमिलियर. ओके, दिस इज नोन एज इंटीमेटेड. सो इंटीमेटेड मीन्स टू बी क्लोजर टू समवन और टू बी फैमिलियर टू समवन. ठीक है, सो इंटीमेटेड. Most of the students, they know the meaning of intimated, so I do not want to explain it like in deeply. So it's just to be a closer or to be familiar. Okay, so let me clear one thing. If the word intimate is used with ed, if the word intimate is used with ed, it is verb. And if the word intimate is being used, only intimate, no ed, then it is adjective. When it is used as verb, it means that you are closer to someone. If the word intimate is being used, means adjective, then it is known as closer to someone. And if the word intimated is used, ed form is used, it means ki you are suggesting someone or you are giving a hint to someone. Sometimes we say, have you intimated your terms and conditions to someone? ठीक है, क्या आपने अपने टर्म्स और कंडीशंस जो है वो सामने वाले को बताए हैं? क्या आपने उसको इन्फॉर्म किया है? ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटीमेटेड. तो दिस इज अ डिफरेंस. जब ईडी के साथ आता है, इंटीमेटेड आता है, तो वो वर्ब होता है, और अगर इंटीमेट होता है तो वो एडजेक्टिव होता है. और अगर वो इंटीमेट होता है तो यानी कि हम किसी के क्लोज जा रहे हैं, हम फेमिलियर हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव. और अगर वो वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, यानी कि ईडी फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तो उसका मतलब होता है कि हम किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, हम हिंट दे रहे हैं. आई इंटीमेटेड यू दैट द पर्सन इज नॉट गुड. आई इंटीमेटेड यू, मैंने आपको बताया था कि वो पर्सन जो है वो अच्छा नहीं है. ओके, बट हियर व्हेन यू सी द एग्जाम्पल, व्हेन यू सी द सेंटेंसेस, यहाँ पे ईडी फॉर्म में यूज़ नहीं किया है, मतलब वर्ब के फॉर्म में यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ किया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए हम इसका आंसर ढूंढते हैं. ठीक है, चलिए. और इमिटेटेड क्या है? वो वर्ब है. इमिटेट, इमिटेटेड, इमिटेटेड. ठीक है, ये वर्ब के फॉर्म्स है. ठीक है, इंटीमेट, इंटीमेटेड, इंटीमेटेड. ठीक है, तो ये वर्ब का फॉर्म है. लेकिन अगर इंटीमेट यूज़ किया गया है तो वो एडजेक्टिव है. चलिए, इमिटेट भले ही डी के साथ हो या ईडी के साथ हो, वो वर्ब ही कहलाएगा. वाई? बिकॉज वी आर डूइंग सम एक्शन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग एक्शन, हम कॉपी कर रहे हैं किसी को. चलिए हम देखते हैं. तो इमिटेट इज अ प्रोनाउन, पहले यहाँ पे हट जाएगा ये. ठीक है, imitate is an adjective meaning closely acquainted, और intimate is a verb meaning take or follow. गलत, मैंने आपको क्या बोला कि जब वो intimated मतलब ed के साथ यूज़ होगा तो वो verb कहलाएगा, और अगर बिना ed के साथ यूज़ होगा तो वो adjective कहलाएगा. तो सेकेंड वाला भी हट गया. imitate is an interjection, ये भी हट गया, वो interjection है ही नहीं. तो लास्ट वाला क्या बनता है? imitate
is a verb meaning take or follow as a model. Okay, और intimate is an adjective meaning closely acquainted. ठीक है, तो imitate is a verb meaning take or follow as a model. ठीक है, रोल मॉडल क्या होते हैं? हमारे रोल मॉडल, सबके एक रोल मॉडल होते हैं, तो हम उनके जैसे ही बनना चाहते हैं. ठीक है, किसी के उनके पेरेंट्स होते हैं रोल मॉडल, किसी के कोई एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं, या कोई क्रिकेटर होता है. नाउ अडेज तो वी आर यूजिंग इंस्टाग्राम, तो वी हैव रोल मॉडल ऑन दैट इंस्टाग्राम, सो वी हैव रोल मॉडल. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इमिटेटिंग देम. What we are doing, we are imitating those role models because we want to become like them. ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो यहाँ पर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम. नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कंपेयर. कंपेयर एंड कंपेयर. अब ये कंपेयर का मतलब होता है कि तुलना करना. क्या करना? तुलना करना, एक से दूसरे के साथ तुलना करना, कंपेयर करना. ठीक है, और दूसरे कंपेयर का मतलब होता है, और ये तुलना करना मतलब ये क्या है? कंपेयर मतलब वर्ब है. कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड. ठीक है, कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड. ठीक है, ईडी ईडी फॉर्म आता है. फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? कंपेयर होगी. सेकंड फॉर्म ईडी कंपेयर्ड होगी, एंड देन थर्ड फॉर्म कंपेयर्ड होगी अगेन. ठीक है, तो ये क्या होगा? वर्ब होता है. वर्ब का इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक से दूसरे में तुलना करना. ठीक है, जैसे आपके घर में भी आपने देखा होगा कि भाई आपकी सिस्टर है एंड आप है, तो आपके बीच में क्या होती है? तुलना की जाती है. ठीक है, कंपैरिजन किया जाता है. या तो फिर अगर जैसे एग्ज़ाम्स है या फिर स्टडीज से रिलेटेड है, तो नाउ लाइक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स व्हाट दे डू, दे कंपेयर योर स्टडीज विथ अनदर चाइल्ड. So there is comparison. This is compare, and this compare means first of all ये verb है और ये noun है. ठीक है, ये क्या है? noun है, और इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ये कंपेयर का मतलब क्या होता है? होस्ट करना. आपने देखा होगा जो रियलिटी शोज़ होते हैं, या फिर हमारे स्कूल्स में, या फिर आपने कभी स्टेज शो देखा होगा, तो वहाँ पर एक पर्सन रहता है. वो पर्सन क्या करता है? वो पर्सन एंटरटेन करता है ऑडियंस को. कैसे एंटरटेन करता है? जो भी परफॉर्मर्स रहते हैं उनको वो इनवाइट करता है. ठीक है, उनको वो वेलकम करता है, तो उसे हम कहते हैं कंपेयर. ठीक है, तो एक है आपका वर्ब और एक है आपका नाउन. एक है क्योंकि हम यहाँ पे ये पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या करें? हम एक्शन के बारे में बात करें, इसलिए ये कंपेयर जो है नाउन होता है, और ये कंपेयर जो है वर्ब होता है. तो एक वर्ब है, एक नाउन है, बिकॉज ये पर्सन के बारे में यहाँ पे पर्सन होता है. कंपेयर का मतलब होता है ये पर्सन वहाँ पे रहता है, वो होस्टिंग करता है, परफॉर्मर्स को इनवाइट करता है, इंट्रोड्यूस करता है. ठीक है, और ये कंपेयर यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, यानी कि वर्ब है. चलिए, सो फर्स्ट ऑप्शन इज कंपेयर इज एन एडजेक्टिव, सो जस्ट रिमूव इट बिकॉज कंपेयर इज नॉट एन एडजेक्टिव, यू जस्ट रिमूव इट. सेकेंड इज कंपेयर इज अ वर्ब. ठीक है, हम देख सकते हैं वाई, बिकॉज कंपेयर इज अ वर्ब हमने ही जाना है अभी तक. आगे का देखते हैं. कंपेयर इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू एस्टिमेट और मेजर समथिंग, and then compare is a noun and it refers to the person who introduce the performers. ठीक है, तो क्या मीनिंग बोला है यहाँ पर? compare is a verb, यहाँ तक सही है, and it means to estimate और मेजर समथिंग. एस्टिमेट और मेजर समथिंग, हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, बिकॉज सेकंड वाला जो है कंपेयर इज अ नाउन एंड इट रेफर्स टू द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर्स. ठीक है, तो सेकंड वाला आपका सही है. हम थर्ड वाला भी ट्राई कर लेते हैं. कंपेयर इज अ वर्ब एंड रेफर्स टू द पर्सन हु इंट्रोड्यूस, यहाँ पे आपका पूरा उल्टा कर दिया गया है, तो ये गलत है. कंपेयर इज अ कंजंक्शन तो नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला ऑप्शन बनता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम. ठीक है, तो इसको ख्याल रखिए, ये वर्ब है आपका, बिकॉज यहाँ पे एक्शन हो रहा है, और हम यहाँ पे पर्सन के बारे में बात करें इसलिए ये नाउन है आपका. चलिए नेक्स्ट आते हैं हम. नेक्स्ट है आपका प्रिसेप्ट एंड परसेप्ट. प्रिसेप्ट एंड परसेप्ट. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसेप्ट? What do you mean by precept? First of all, you must know that precept is a noun and percept is also a noun. This is noun and this is also a noun. ठीक है, तो what do you mean by precept and percept? Let's know the meaning of this. Okay,
सो प्रिसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये एक रूल होता है या तो फिर एक प्रिंसिपल होता है, ये एक रूल होता है या तो फिर एक प्रिंसिपल होता है जहाँ पर मेंशन किया जाता है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है। जैसे अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको भाई वहाँ के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि भाई हॉस्पिटल जाते हो तो आपको हॉस्पिटल में कैसे बिहेव करना है। यू शुड नॉट बिहेव मैडली, लाइक यू एंटर इनटू द हॉस्पिटल एंड यू स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड यू स्टार्ट टॉकिंग लाउडली. So there are the manners specified at what place how you have to behave. If you are going to the temple, you have to behave like that. Okay, it is not like that if you are going to the temple and there you are madly dancing, you are madly talking, okay, or you are doing the things which is not appropriate. ठीक है, तो प्रिसेप्ट का मतलब क्या होता है कि भाई जगह के हिसाब से बाय रूल जो है डिसाइड किया गया है कि आपको वहाँ पे कैसे बिहेव करना है और किस तरीके से सोचना है. ओके, एंड दिस परसेप्ट, इफ यू हैव हर्ड द वर्ड परसेप्शन, इफ यू हर्ड द वर्ड परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, आपकी सोच, आप किस तरीके से सोचते हैं उसे हम कहते हैं परसेप्शन. माई परसेप्शन रिगार्डिंग दिस वीडियो इज समथिंग एल्स. ठीक है, मेरी जो सोच है इस वीडियो को लेके वो बिल्कुल अलग है. तो परसेप्शन मीन्स योर थॉट, योर थिंकिंग. तो प्रिसेप्ट एंड परसेप्ट एंड बोथ आर नाउन, बोथ आर नाउन, बिकॉज यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करिए वो एक नाउन है, और यहाँ पे परसेप्शन, परसेप्ट, परसेप्शन, जब भी ION वाले जो शब्द आते हैं याद रखना वो नाउन होते हैं. ठीक है, तो परसेप्शन है वो एक नाउन है आपका, तो दोनों ही नाउन है. चलिए अब हम देखते हैं. भाई पहले वाला हटा दो क्योंकि पहले ही बोला है वर्ब है, दोनों ही पहले ही हटा दो. सेकंड वाला भी हटा दो बिकॉज यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में बात करें वो भी हटा दो. अब चलिए देखिए हम थर्ड वाले में नाउन के बारे में बात करें. चलो हम पढ़ते हैं क्या वो सही मीनिंग दिया है कि नहीं दिया है. नाउ प्रिसेप्ट इज अ नाउन एंड इट मीन्स अ जनरल रूल इंटेंडेड टू रेगुलेट बिहेवियर, and percept is a noun and it means an object of perception. okay, तो आपको जो C वाला है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज प्रिसेप्ट का मतलब बताया गया कि भाई रूल बनाना, रेगुलेशन बनाना कि आपको किस तरीके से किस जगह पर बिहेव करना है, और परसेप्ट मतलब आपके परसेप्शन के बारे में बात की गई है. तो आपका जो C वाला है वो सही है, और जो D वाला है उसमें आपको घुसना ही नहीं है बिकॉज आपको आंसर ऑलरेडी मिल चुका है. चलिए, so let's start with the new question. Here the word has been given and the meaning is there. Okay, like chalo start with the question. In the following question a particular word is provided. 4 sentences have been framed using the word. In only one of these is the word used correctly. Select the correct option and mark your responses. भाई अभी एक वर्ड दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए और आपको उसमें से एक जो है सही जो उत्तर है आपको सिलेक्ट करना है. ठीक है, चलिए प्रैक्टिस. अब यहाँ पे 2 टाइप के प्रैक्टिस होते हैं भाई, इसमें बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं. एक होता है ISE वाला और एक होता है CE वाला. ठीक है, अब ये दोनों जो है, एक होता है ये वाला जो है ये वर्ब की तरह काम करता है, और ये वाला जो है जो नाउन की तरह काम करता है. ठीक है, और इन दोनों को हम यूज़ करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में. किस में यूज़ करते हैं हम? ब्रिटिश इंग्लिश में. लेकिन अगर आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करें, तो सिर्फ वो इसको लेते हैं, इसी को नाउन की तरह लेते हैं और इसी को वर्ब की तरह लेते हैं. ओके, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इन दोनों को अलग अलग तरीके से लिया जाता है. SE वाले को वर्ब की तरह लिया जाता है और CE वाले को नाउन की तरह लिया जाता है. चलिए अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ कि हम कौन सा कब यूज़ करते हैं, वर्ब वाला कब यूज़ करते हैं, नाउन वाला कब यूज़ करते हैं. ठीक है, जब हम प्रैक्टिस वर्ड यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? रेगुलरली, रिपीटेडली वो काम करना, रेगुलरली डूइंग. क्यों? ताकि हमारी जो स्किल है वो डेवलप हो सके. क्यों करना? ताकि हमारी स्किल जो है वो डेवलप हो सके, इम्प्रूव हो सके. लेकिन ये वाला जो वर्ड होता है प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या होता है? ये वाला जो SE वाला जो प्रैक्टिस होता है इसको हम बोलते हैं कि ट्रेनिंग लेना. ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग लेना. अगर आप डॉक्टर की डिग्री ले रहे हैं तो हम ये वाली जो प्रैक्टिस है उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही प्रैक्टिसेस लॉ इन मैनचेस्टर,
ही प्रैक्टिसेस लॉ इन मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में क्या कर रहा है, वो लॉ की जो है ट्रेनिंग ले रहा है, एक लॉ की जो क्या है डिग्री ले रहा है। तो जब हम डिग्री की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो हम SE वाला यूज़ करते हैं जो कि वर्ब है। तो वर्ब क्यों है यहाँ पर, क्योंकि वो डिग्री ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, वो एक वर्ब है। और ये वाला जो प्रैक्टिस है, हम रेगुलरली वो काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम नाउन की तरह बोलते हैं। हिज प्रैक्टिस ऑफ योगा कीप्स हिम काम। क्या है सेंटेंस बनता है, हिज प्रैक्टिस ऑफ योगा कीप्स हिम काम। तो अब यहाँ पर इस प्रैक्टिस, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, हम अमेरिकन इंग्लिश फॉलो नहीं करते, हम कौन सी इंग्लिश फॉलो करते हैं भाई, ब्रिटिशर्स इंग्लिश हम फॉलो करते हैं। तो भाई ब्रिटिशर्स इंग्लिश के हिसाब से ये वाला जो प्रैक्टिस है वो होता है कि रेगुलरली रिपीटेडली काम करना, ताकि हम नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है, चलिए, ही वुड प्रैक्टिस फॉर हिज बास्केटबॉल मैच फॉर आवर्स एवरी डे। ही वुड प्रैक्टिस, तो ही वुड प्रैक्टिस, अब भाई यहाँ पे वुड, ही वुड प्रैक्टिस मतलब वो आगे चल के बास्केटबॉल मैच के लिए प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, वो फ्यूचर का हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे फ्यूचर का सेंटेंस हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट, our neighbor has been practicing acupuncture for a long time। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला है, एक डिग्री की, एक्यूपेंचर क्या होता है, एक डिग्री होती है। ठीक है, तो आर नेबर हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पर मतलब कि वो एक्यूपेंचर मतलब एक डिग्री के बारे में बात की गई है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, एज शी प्रैक्टिस्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक फिल्ड द हॉल्स। एज शी प्रैक्टिस्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक फिल्ड द हॉल्स। ठीक है, तो ये भी आपका प्रॉपर आंसर नहीं बनेगा। इट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस टू रिपीट ओल्ड मिस्टेक। इट इज़ नॉट, ये अच्छी आदत नहीं है कि हमारी जो बुरी आदतें हम उसको बार बार रिपीट करें। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनता है वो है डी। अब यहाँ पे डी क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रैक्टिस होता है ये नाउन होता है, ये जो प्रैक्टिस होता है ये नाउन होता है। यहाँ पर हमने जो प्रैक्टिस यूज़ किया है इसको एक एज अ वर्ब यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है, एज अ वर्ब यूज़ किया है। आप देख सकते हैं, ही वुड प्रैक्टिस फॉर हिज बास्केटबॉल। ही वुड प्रैक्टिस मतलब वो एक एक्शन, मतलब कि वो प्रैक्टिस करेगा, तो यहाँ पर इसको वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। सेकंड वाले में भी ING लगाया है। ING कब लगाते हैं हम, जब हम वर्ब बनाते हैं। ING कब लगाते हैं, वर्ब बनाते हैं, तो ये भी गलत, यहाँ पे इसको वर्ब की तरह यूज़ किया, क्योंकि प्रैक्टिस जो है CE वाला जो नाउन होता है, तो वो नाउन की तरह ही सेंटेंस में यूज़ होना चाहिए। C वाले में भी एज शी प्रैक्टिस्ड ED बताया गया है, यानी कि वहाँ यहाँ पर भी वर्ब के बारे में बात की गई, इसलिए वो भी ले लेंगे। लेकिन अगर आप लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, इट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस टू रिपीट ओल्ड मिस्टेक्स। ये अच्छी आदत नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं है कि भाई अपनी पुरानी मिस्टेक्स को वापस रिपीट की जाए। अब यहाँ पे कैसे समझे आपके नाउन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया गया है और उसके पहले गुड वर्ड का यूज़ किया गया है जो कि एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव हम कब यूज़ करते हैं, हम नाउन के पहले एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये प्रॉपरली इसको यहाँ पे यूज़ किया गया। समझे, चलिए, तो आपका जो सही आंसर है, आपका सही आंसर है डी। ठीक है, बाकी तीनों में इसको वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया है, लेकिन सिर्फ लास्ट में उसको नाउन की तरह यूज़ किया गया, बिकॉज ये नाउन ही है, हमें इसे एडजेक्टिव में नहीं यूज़ करना है, अगर वर्ब में यूज़ नहीं करना है, बिकॉज ये अमेरिकन इंग्लिश फॉलो नहीं करते, हम ब्रिटिशर्स इंग्लिश फॉलो करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसको नाउन भी लेते हैं, वर्ब भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम ब्रिटिशर्स इंग्लिश फॉलो करते हैं, इसलिए हम इसको नाउन लेंगे और SE वाले को वर्ब लेंगे। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका इमेंसली। ठीक है, इमेंसली प्रपोर्शनेट, अगर आपने वर्ड सुना होगा साइंस में, इमेंसली प्रपोर्शनेट। ठीक है, चलिए हम जानते। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया इमेंसली। इमेंसली याद रखिए कि जब भी कोई, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी कोई वर्ड अगर ly से एंड होता है तो आप समझिए कि वो एडवर्ब है। ठीक है, ये हमने भाई बचपन से पढ़ा है, ये हमने स्कूल से पढ़ा है कि कोई वर्ड मतलब यानी कि वर्ब। ठीक है, अगर यानी कि कोई वर्ब या एडजेक्टिव अगर ly से एंड होता है तो समझिए कि वो एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद ही एडवर्ब को। अब इमेंसली का मतलब क्या होता है कि भाई एक्सट्रीमली। ठीक है, क्या होता है एक्सट्रीम, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। सविता फेल्ट इमेंसली हैप्पी। ठीक है, सविता फेल्ट इमेंसली हैप्पी व्हेन शी गॉट प्रमोटेड एज वन ऑफ द डायरेक्टर्स।
ठीक है। उसको जब प्रमोशन मिला तो जो सविता थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मतलब उसकी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ठीक है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो इमेंसली का मतलब क्या होता है कि भाई बहुत ही लाइक शी वॉज डीपली हैप्पी। ठीक है, शी कैन नॉट एक्सप्रेस दैट हाउ मच शी वॉज हैप्पी, तो शी वॉज वेरी मच हैप्पी, वेरी वेरी मच हैप्पी, तो इसे हम कहते हैं इमेंसली। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या सही कि कहाँ पे यूज़ किया गया। चलिए, सविता फेल्ट इमेंसली हैप्पी व्हेन शी गॉट प्रमोटेड एज वन ऑफ द डायरेक्टर्स। ठीक है, इसको हम देखते हैं, ये सेंटेंस मैंने ही आपको बताया। रवि's contribution was immensely to the successful completion of the project। यहाँ पे रवि के हैप्पी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया गया है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर, बिकॉज इमेंसली का मतलब क्या होता है, हैप्पी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुश। तो ठीक है, हमें उस पर्सन से रिलेटेड हमें उस वर्ड को यूज़ करना है। सम कंट्रीज प्रोड्यूस ऑयल इमेंसली, यहाँ पर भी गलत किया गया है, क्यों? क्योंकि ये हैप्पी से रिलेटेड है। ओके, सम कंट्रीज प्रोड्यूस ऑयल इमेंसली विच इम्पैक्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये ओके, सो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? रवि's contribution was immense to the successful completion of the project. Then some countries produce immense oil which impact the world economy. And then he boasts of eating immense breakfast and falls sick often. ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड्स है इनको immense की में यूज़ करना चाहिए, और यहाँ पर जो है इसको प्रॉपरली यूज़ किया गया है। तो आप बस याद रखिए कि इमेंसली जो है वो एक एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इमेंसली जो है वो एडजेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? हैप्पी। क्या है एडजेक्टिव? हैप्पी। तो इसलिए इमेंसली यहाँ पर सही इस्तेमाल किया गया है। इमेंसली मतलब कि बहुत, वेरी वेरी मच। ठीक है, वेरी मच। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, इनसुपरेबल। इनसुपरेबल, व्हाट डू यू मीन बाय इन? ठीक है, इनसुपरेबल का मतलब क्या होता है कि भाई बड़ा ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है जिससे ओवरकम करना, जिसमें से निकलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, वो होते हैं इनसुपरेबल। जैसे आपने सुना होगा इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही यहाँ पे है इनसुपरेबल। ठीक है, उससे ही मिलता जुलता वर्ड है, यहाँ पे है इनसुपरेबल। इनसुपरेबल का मतलब क्या है? सिचुएशन, ऐसी वो सिचुएशन में घुसना जहाँ से वापस बाहर निकलना या उसको सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इनसुपरेबल। The difficulties presented by the situation seemed to be insuperable. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। The group went insuperable for weeks during the agitations until the demands were met. ठीक है, यहाँ पे कोई इसका काम नहीं है। The next आता है आपका, the insuperable element in the whole engagement was the leader herself. The insuperable element, तो यहाँ पे element के बारे में बात किया गया। We are talking, यहाँ पे एलिमेंट के बारे में बात किया गया है, लेकिन इनसुपरेबल मैंने आपको मतलब बताया कि भाई किसी सिचुएशन में फंसना और वहाँ से बाहर निकलना, उसे हम कहते हैं इनसुपरेबल। ठीक है, ठीक है। द इनसुपरेबल एलिमेंट इन द होल एंगेजमेंट वॉज द लीडर हरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर भी करेक्टली यूज नहीं किया गया है। द हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन इनसुपरेबल फॉर अ मंथ। ठीक है, ये हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, द हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन इनसुपरेबल फॉर अ मंथ। इनसुपरेबल मतलब कि वो भाई ऐसे सिचुएशन में था कि 1 महीने तक वो उससे बाहर नहीं आ सका। तो आप बताइएगा, अगर आप ये वीडियो वॉच करेंगे तो तब आप बताइएगा कि इसमें से सही आंसर कौन सा है, ये वाला या फिर ये वाला।
ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों ही सही है, लेकिन आप मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर बात करेंगे कौन सा आंसर होना, तो द डिफिकल्टीज प्रेजेंटेड बाय द सिचुएशन सीम्ड टू बी इनसुपरेबल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है फर्स्ट वाला सही है, लेकिन आप बताइए कि फर्स्ट वाला या फिर लास्ट वाला कौन सा सही आंसर है। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है, द ग्रुप वेंट इनसुपरेबल फॉर वीक्स। अब ग्रुप वेंट इनसुपरेबल मतलब जो ग्रुप था वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में था, और वो डिफिकल्ट सिचुएशन से तब तक नहीं निकल सकते थे, ठीक है, एंड वो कब तक थे, फॉर वीक्स। दे वर इन डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर वीक ड्यूरिंग द एगिटेशन। एगिटेशन का मतलब क्या होता है, आंदोलन। ठीक है, सो आंदोलन के दौरान जो ग्रुप जो थे वो एक इनसुपरेबल, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थे 1 हफ्ते तक, और वो तब तक नहीं निकल सकते थे तब तक जब तक वहाँ पे डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती है। ओके, सो जो इनसुपरेबल है वो इनसुपरेबल सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि किसी पर्सन के लिए। अब यहाँ पे पर्सन के बारे में बोला गया, ग्रुप के बारे में बोला गया कि भाई वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, पर्सन के लिए रिलेट किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप फर्स्ट वाले में देख सकते हैं, द डिफिकल्टीज प्रेजेंटेड बाय द सिचुएशन ने डिफिकल्टीज प्रेजेंट की है, इसलिए हमने फर्स्ट वाले को लिया है। अगर आप लास्ट वाले में भी देखेंगे, द होटल एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्ड इनसुपरेबल फॉर अ मंथ। ठीक है, अब इसको हम हाँ भी या ना भी, ना इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी हम होटल एडमिनिस्ट्रेशन, हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वो पर्सन उस सिचुएशन में था, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर सिचुएशन ही डिफिकल्ट थी। वहाँ पर यहाँ पे सिचुएशन और यहाँ पे पर्सन सिचुएशन और डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो दोनों में फर्क है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अमोरल। नेक्स्ट क्या है, अमोरल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अमोरल? ओके, सो अमोरल का मतलब क्या होता है? अमोरल का मतलब होता है कि भाई कोई भी मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करना, मॉरल रूल्स को फॉलो नहीं करना। ठीक है, क्या गलत है क्या सही है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, उसे हम बोलते हैं अमोरल, उसे हम बोलते हैं अमोरल। ठीक है, कुछ आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है या गलत है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं अमोरल। He or she doesn't care about the rules. He or she doesn't care about what is wrong or what is right. They believe on themselves, or whatever they want to do, they will do. This is known as amoral. चलो, murder can be categorized as an immoral act. Murder can be categorized as an immoral act. भाई murder को जो है कैटेगराइज में, मर्डर को बोला जा सकता है कि भाई एक वो लाइक एक रॉन्ग बिहेवियर है, एक रॉन्ग एक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं इसको। ओके, सो इफ यू हैव हर्ड दैट देयर आर 2 वर्ड्स, अमोरल एंड इमोरल। अमोरल एंड इमोरल। अमोरल का मतलब क्या होता है? अमोरल का मतलब होता है कि भाई व्यक्ति को नहीं पता है, व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पता है कि भाई सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। अमोरल का मतलब क्या होता है? समवन और समथिंग दैट इज नॉट कंसर्न विथ मोरालिटी। मॉरल वैल्यू से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉरल वैल्यू से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या गलत है क्या सही उसे नहीं पता है, उसे बोलते हैं अमोरल। और इमोरल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इमोरल? इमोरल का मतलब हमेशा गलत ही होता है। इमोरल, समवन और समथिंग दैट गोज अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज, वो गलत ही है, वो अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, वो अगेंस्ट। मॉरल में चलो ये तो है कि भाई सही है या गलत है उस पर्सन को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन इमोरल ये है कि भाई वो गलत ही है, उसमें ऑप्शन ही नहीं है, सही या गलत का ऑप्शन ही नहीं, वो बिल्कुल विपरीत ही काम करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है, मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट काम करता है। told you that there are 2 words, amoral and immoral. अमोरल का मतलब क्या होता है? भाई पर्सन को बिल्कुल भी सेंस नहीं है, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, बस वो अपना एक्शन कर रहा है, वो अपना एक्ट कर रहा है, लेकिन उसको सेंस नहीं। जैसे अगर आप अपने घर में ले छोटे बच्चे जो रहते हैं, छोटे बच्चे बस अपना काम करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो सही करे कि गलत करे। आप उनको फिर उसके बाद कूट लो, ठीक है, या उनको चिल्ला लो या कुछ भी कर लो, उनको पता ही नहीं है उन्होंने क्या किया, गलत किया या सही किया है।
ओके, बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेंस ऑफ दैट. एंड इमोरल पर्सन क्या होते हैं? इमोरल भाई इतने मेच्योर है, उन्हें पता है कि मैंने क्या गलती की है. ठीक है, जैसे अगर आप केसेस ले लीजिए, जैसे जुवेनाइल जस्टिस जो रहता है, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस भाई उस पर्सन ने, उस बच्चे ने 14 ईयर्स का जो है या लेस देन 18 ईयर्स का है, उसे इतना पता है कि मैंने गलत क्या किया है, पता है उसको गलत क्या किया, लेकिन तो भी उसने गलती की है. ओके, सो उससे हम बोलते हैं इमोरल. एंड अमोरल मतलब उसमें सेंस ही नहीं है. ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं इनके मीनिंग पे. आई थिंक दिस मच इज क्लियर. चलिए मीनिंग पे जाते हैं. मर्डर कैन बी कैटेगराइज एज एन अमोरल. भाई मर्डर जो रहता है उसे अमोरल नहीं कहते हैं, क्योंकि भाई मर्डर करने वाले को पता है कि वो क्या कर रहा है. मर्डर करने वाले को पता है क्या कर रहा है. जो भाई ना समझी में अगर गलती से होता है वो बात अलग है, यहाँ पे हम बात नहीं करें. बट मर्डर हमेशा प्लान किया जाता है. तो भाई करने वाले को पता है कि मर्डर गलती से नहीं हुआ है, ये प्लान किया गया है. ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा. वी मस्ट सेंड आउट अ मैसेज दैट वी आर नॉट एन इमोरल सोसाइटी. ओके, second question is we must send out a message that we are not an immoral society. immoral society मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई हमारी जो सोसाइटी वो पूरे ना समझो की सोसाइटी, भाई कोई भी समझदार नहीं है वहाँ पर. तो यहाँ पे immoral जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. इमोरल क्या है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पर हम बोल सकते हैं भाई हमारी सोसाइटी जो है वो इमोरल है. इमोरल मतलब यहाँ के लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है. ठीक है, यहाँ के लोगों को बिल्कुल सेंस है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन तो भी वो गलत ही करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इमोरल ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है यहाँ पर. ठीक है, इमोरल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बिकॉज वी मस्ट सेंड आउट अ मैसेज दैट वी आर नॉट एन अमोरल सोसाइटी. तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई पूरी सोसाइटी ही ना समझे, उनको सेंस ही नहीं है मॉरल राइट्स का. भाई सोसाइटी भाई बड़ी है, उसमें कोई तो होगा ऐसे जिसमें सेंस होगा. ठीक है, तो हम ये इसको नहीं ले सकते. यहाँ पे इमोरल ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठता है. इट इज़ अमोरल टू चीट द वन हु लव्स यू. तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. क्या बोला गया? इट इज़ अमोरल टू चीट. भाई हम किसी को जब चीट कर रहे हैं तो वो गलती से नहीं होता है, ना समझी में नहीं होता है, वो जानबूझकर किया जाता है. उसको हमें पूरी मेच्योरिटी रहती है कि दैट वी आर चीटिंग समवन. ओके, दैट वी आर चीटिंग ऑन समवन. तो इसलिए आपका ये भी गलत है. सही आपका आंसर क्या है यहाँ पर है द परस्यूट ऑफ विक्ट्री एट ऑल कॉस्ट अलाउ फॉर अमोरल कंडक्ट. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? द परस्यूट ऑफ विक्ट्री एट ऑल कॉस्ट अलाउज फॉर अमोरल कंडक्ट. भाई जब हमें जीत हासिल करनी रहती है, जब हमारे में भाई हमारी जो चाह रहती है विक्ट्री हासिल करने की, सक्सेस हासिल करने की, उस टाइम पर हमें सेंस नहीं होता है कि भाई हम उस जीत को हासिल करने के लिए गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भाई हमारे ऊपर भूत सवार रहता है कि भाई हमें जो है वो जीत हासिल करनी है. तो इसलिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर आपका ये बनता है द परस्यूट ऑफ विक्ट्री एट ऑल कॉस्ट अलाउज फॉर अमोरल कंडक्ट. चलिए नेक्स्ट आता है इमिग्रेट. अब यहाँ पे भी दो शब्द आते हैं, एक आता है इमिग्रेट और एक आता है इमिग्रेट. इसमें सिर्फ फर्क क्या है? इसमें सिर्फ आई और ई का फर्क है. अब ई का मतलब जब होता है, जब ई से आता है इमिग्रेट, तो समझना कि एग्जिट के बारे में बात कर रहे हैं. और जब आई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप इन वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं, मीन्स इनसाइड और इन. ठीक है, ई से एग्जिट और आई वाला जो है वो है इन. ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पर ये किस तरीके से किस लिए बात कर रहे हैं. चलिए इमिग्रेट. ओके, इमिग्रेट. अब इमिग्रेट का मतलब क्या होता है कि इमिग्रेट मतलब ई वाला जो है, मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर में जाना. जैसे आप इंडिया में हैं, आप इंडिया से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो ये हो रहा है इमिग्रेट. मतलब आप एग्जिट कर रहे हैं. कहाँ क्या कर रहे हैं? आप इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इमिग्रेट. और आई वाला जो इमिग्रेट रहता है, मतलब आप दूसरे शहर से इंडिया में घुस रहे हैं. यू आर डूइंग द मूवमेंट ऑफ गेटिंग इनटू इंडिया और गेटिंग इनसाइड इंडिया. समझ गए? एग्जिट करना और इन करना. अब यहाँ पे देखते हैं, एनिमल्स इमिग्रेट इन सर्च ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एनिमल्स इमिग्रेट इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर preposition यूज किया गया from हो गया, in हो गया, into हो गया, inside हो गया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनसाइड के लिए, ये दर्शाता है इमिग्रेट के लिए, इमिग्रेट के लिए यानी कि एक शहर, यानी कि शहर के अंदर आने के लिए, मतलब इंडिया के अंदर आने के लिए ये दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इमिग्रेट के बारे में बात नहीं करें, हम ई वाला इमिग्रेट के बारे में बात करें, तो पहला वाला ऑप्शन आपका हट जाएगा। द फैमिली डिसाइडेड टू इमिग्रेट टू अ सेफ एंड सिक्योर कंट्री। टू, अब टू का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन मतलब किसी और की तरफ जाने का इशारा करना, तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट आते हैं, वर्कर्स इमिग्रेट फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, फ्रॉम मतलब ये शहर के अंदर, ये देश के अंदर आने की बात की गई है, फ्रॉम दूसरे शहर से अपने शहर में आने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे फ्रॉम भी नहीं आएगा। न्यू लॉज वर बीइंग इनेक्टेड टू कंट्रोल इमिग्रेशन इनटू द कंट्री, इनटू वापस से ये अपने देश के अंदर आने की बात की जा रही है, इसलिए ये भी आंसर आपका नहीं बनेगा। ठीक है, टू होना चाहिए, टू मतलब कि इंडिया से दूसरे शहर में जाने की बात की जा रही है, एग्जिट करने की बात की जा रही है। ठीक है, फ्रॉम अगर बोला जाए तो मतलब कि दूसरे शहर से हम अपने शहर के अंदर आ रहे हैं, इसलिए फ्रॉम है। इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है द फैमिली डिसाइडेड टू इमिग्रेट टू अ सेफ एंड सिक्योर कंट्री। इंडिया से दूसरे शहर में उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें जाना चाहिए वहाँ, इंडिया से भी कोई सेफ या दूसरे कंट्री में हमें जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ लिस्ट 2 एग्जाम्पल। अब भाई लिस्ट 1 में जो है, लिस्ट 1 में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं। ठीक है, लिस्ट 1 में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं और लिस्ट 2 में आपको उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि भाई इनको जो यूज़ किया गया एग्जाम्पल, अब ये नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। तो भाई पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करना पड़ेगा जिसमें नाउन, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो अच्छे से हो जाए। अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वर्ब कौन सा होता है, एडवर्ब, नाउन कौन से होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। अब आपको मैच द पेयर करना है। पहले है आपका नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन एक सब्जेक्ट होता है। नाउन क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है। किसी भी पर्सन का नाम होता है। नाउन के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, अगर आपने किए होंगे नाउन के टाइप्स तो नाउन के टाइप्स आपको पता होंगे। ठीक है, तो आप याद रखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी नाउन आता है और उसके आगे एग्जाम्पल दिया है तो याद रखिए कि ION वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं नाउन। जैसे अगर मैं नेशन बोलूं, अगर मैं बोलूं क्रिएशन, सेटिस्फैक्शन, ION, तो ये क्या होते हैं? ये नाउन वाले शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नाउन वाले शब्द होते हैं। ठीक है, एक आपको तरीका बता दिया मैंने नाउन पहचानने का। तो अब देखिए, अगर ए का 2 है तो मतलब पहला आपका 2 ऑप्शन है, तो चलिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब हमें इन दोनों को ढूंढना है। नाउन बन गया इंटेंशन, वर्ब। अब वर्ब का जो एंड है, या तो वो डी से होता है या तो वो ईडी से होता है। क्या होता है? या तो वो डी से होता है या तो वो ईडी से होता है। ING अगर होगा तो वो तो पार्टिसिपल होगा। ING अगर होगा तो वो पार्टिसिपल होगा। डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया है। वर्ब भी ING आता है, लेकिन अगर पार्टिसिपल नहीं दिया है तो और ING शब्द दिया है तो इसका वो वर्ब हो जाएगा। लेकिन पार्टिसिपल भी दिया है और ING भी दिया है तो वो उसका पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब आपका वर्ब भी मैंने बता दिया। वर्ब मतलब क्या होता है? डी या फिर ईडी। अब आपको मिल गया यहाँ पे 3 वाला, तो आपका ऑप्शन जो है ये वाला बन गया। क्या बन गया आपका? 2, 3, 4, 1। और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब क्या बन गया? ING। इंटेंडिंग। ठीक है, अब भाई होते हैं पास्ट पार्टिसिपल होते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। अगर आपको वर्ब के फॉर्म्स पता होंगे, वर्ब के फॉर्म्स कौन से होते हैं? V1 होता है जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम बेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, V2 जो होता है वो क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? पास्ट फॉर्म। ठीक है, ये सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है और ये सिंपल प्रेजेंट में यूज किया जाता है। V3 जो रहता है, V3 क्या होता है?
पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है ये? पास्ट पार्टिसिपल होता है। V4 क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? ये ईडी फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं ये? ईडी फॉर्म होते हैं। डी या तो फिर ईडी फॉर्म होते हैं। ओके, और ये ज्यादा करके किससे आते हैं? ये आते हैं हैज, हैव और हैड के साथ आते हैं। हम इनको पास्ट पार्टिसिपल को हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, हम पास्ट पार्टिसिपल को यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। और फिफ्थ फॉर्म होती है V1, V2, V3, V4 एंड V5। और फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो E और ES वाली जो फॉर्म होती है, E और ES वाली फॉर्म होती है। ठीक है, इनको हम यूज करते हैं ही, शी, इट के साथ और या तो फिर किसी नाम के साथ। अब ये नाम कोई भी हो सकता है, ये कोई नाम पर्सन का हो सकता है, ये किसी वस्तु का नाम हो सकता है, ये किसी जानवर का नाम हो सकता है। ठीक है, उसके साथ हम ई और ES का यूज करते हैं। ही, शी, इट और नाम के साथ हम वर्ब में S और ES का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको, ठीक है, ये जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट यहाँ पे कोई काम है नहीं, बट आपके नॉलेज के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे अगर मैं बोलती हूँ ही और इसके साथ मैं अगर यूज करती हूँ वर्ब ही प्ले, तो ये क्या है? ही यानी कि थर्ड पर्सन, तो ही प्लेज आएगा, फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे लग जाएगी। अगर मैं बोलती हूँ इट वॉक, तो ये इट वॉक्स आ जाएगा। अगर मैं किसी नाम यूज करती हूँ राम और मैं लिखती हूँ स्पीक, तो ये आ जाएगा राम स्पीक्स। ठीक है, तो ये होते हैं वर्ब्स फॉर्म्स, ये होते हैं वर्ब के फॉर्म्स और इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, तो आपका आंसर बन गया। ION से जब वर्ड एंड होता है तो याद रखिए कि वो नाउन होता है, और D और ED से एंड होता है तो वो उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल बन गया, ये बहुत सिंपल था, इसमें ज़्यादा सोचने की बात थी नहीं, लेकिन थोड़ी सी लॉजिक लगानी है तो आ जाता है। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं 102 पे, नाउन। ठीक है, अगर अगेन मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने? ION, तो ये हो गया आपका नाउन। एक्सपेरिमेंटेशन, चलिए तो ये वाले हट जाएंगे, आपके पहले के दो हट जाएंगे। अब नीचे में से तीन यानी कि हमें एक और ढूंढना है अभी। वर्ब अभी हम देखते हैं वर्ब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटेशन तो हो गया, टू एक्सपेरिमेंट, तो ये भी बहुत सिंपल था। नाउन तो आपको मिल चुका है क्योंकि ION से एंड हो रहा है, तो नाउन तो मिल चुका है। वर्ब, अब वर्ब यहाँ पे देखो, आप एक वर्ड देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट। अगर मैं उसको वर्ब के फॉर्म्स में चेंज करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है एक्सपेरिमेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है एक्सपेरिमेंट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनती है एक्सपेरिमेंटेड, येस्टरडे आई एक्सपेरिमेंटेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है अगेन एक्सपेरिमेंटेड। ठीक है, तो ये होते हैं वर्ब की फॉर्म्स। तो यहाँ पर आपको वर्ब भी मिल गया, आपको यहाँ पे वर्ब भी मिल गया जो कि एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो क्लियर हो गया, और आपका जो C वाला ऑप्शन है वो आप वहाँ पे सिंपली कट कर देंगे। अगर आपको मैं बताऊँ इन्फिनिटिव, इन्फानाइट फॉर्म ऑफ वर्ब, इन्फानाइट फॉर्म ऑफ वर्ब मैं आपको बता दूँ वो होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होती है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम इन्फिनिटिव्स भी बोलते हैं, इन्फिनिटिव्स भी बोलते हैं, इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसे हम इन्फिनाइट या इन्फिनिटिव्स बोलते हैं, इसको याद रखिए। ठीक है, 2 या तो इन्फिनाइट बोलते हैं या तो फिर इन्फिनिटिव्स बोलते हैं, उसको याद रखिए। 2 के साथ आता है प्रेपोजिशन 2 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये देखिए 2 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसे हम इन्फिनिटिव्स बोलते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव लास्ट में जब AL आ जाएगा, जैसे एक्सपेरिमेंटल, जैसे मैंने आपको बताया था नेशन, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। अगर मैं बोलती हूँ नेशनल, तो ये क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम नाउन। अगेन नाउन, अब आपको मैंने बता दिया कि भाई नाउन कैसे निकालना है। लास्ट में ION से एंड हो रहा है कि यानी कि वो नाउन है, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया आपका, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। आपको पहला ऑप्शन मिल गया 2 वाला, तो यानी कि जो रिमेनिंग ऑप्शन है आपको उसको हटा देना है, ये वाला हटा देना, लास्ट वाला हटा देना। अब आपको 2 में डील करना है। अब वर्ब,
वर्ब मैंने आपको बताया था, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, मतलब बेसिकली 5 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन अभी हमें 3 पे फोकस करनी है, ठीक है। V1, V2 एंड V3। डिस्क्रिमिनेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिस्क्रिमिनेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिस्क्रिमिनेटेड अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए, जो कि हम यूज करते हैं परफेक्ट फॉर्म के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट आपको ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिस्क्रिमिनेटेड सेकंड फॉर्म, तो आपको वर्ब भी यहाँ पे मिल चुका है। तो 2, 3 आपको देखो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया है, यहाँ पर बड़े ही जल्दी जल्दी मिल रहा है। अब जेरेंड क्या होता है? जेरेंड होता है आईएनजी फॉर्म। जेरेंड क्या होता है? आईएनजी फॉर्म। वर्ब में जब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं उसको तो आप बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, वो वर्ब की तरह भी एक्ट करता है, वर्ब की तरह भी रोल प्ले करता है और नाउन की तरह भी रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल। ओके, स्मोकिंग, स्मोकिंग। अब मैं आपको बोलूँ स्मोकिंग, अगर मैं लिखती हूँ वर्ड स्मोक, अगर मैं लिखती हूँ वर्ड स्मोक, तो ये क्या हो गया? ये एक वर्ब है। क्या है? ये एक वर्ब है, लेकिन मैंने उसमें आईएनजी ऐड किया है, ठीक है। स्मोक में स्मोकिंग आईएनजी वर्ड ऐड किया है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे सेंटेंस किससे स्टार्ट किया है? स्मोकिंग। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हमारा क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। तो इसका मतलब कि हमारा जो सेंटेंस जो है वो वर्ड स्मोकिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हमने सब्जेक्ट में लिखा है, तो ये वर्ब की, ये नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा है, इसलिए जेरेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये जेरेंट कहलाएगा। अब मैं आपको इसको वर्ब की तरह बताती हूँ कि इसी सेम शब्द को हम वर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे। शी इज स्मोकिंग इन द गार्डन, शी इज स्मोकिंग इन द गार्डन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, शी एक सब्जेक्ट है, इज स्मोकिंग, इस क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है, किसको हेल्प कर रहा है? वर्ड स्मोकिंग को। किसको हेल्प कर रहा है? वर्ड स्मोकिंग को। अब भाई हेल्पिंग वर्ब जो रहते हैं वो वर्ब को ही हेल्प करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो रहते हैं वो वर्ब को ही हेल्प करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब, यहाँ पे जो वर्ड स्मोकिंग है वो वर्ब की तरह रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर देखा, इसे हम कहते हैं जेरेंट, इसे हम कहते हैं जेरेंट। जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है यानी कि उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, बिकॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वर्ब की 4th फॉर्म होती है यानी कि आईएनजी फॉर्म होती है। तो वो आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह भी यूज होता है और वो आईएनजी फॉर्म वर्ब की तरह भी यूज होता है, जिसको हम जेरेंट कहते हैं, ठीक है। तो आपका नाउन जो है वो है डिस्क्रिमिनेशन, वर्ब जो है वो है डिस्क्रिमिनेट, जेरेंट जो है वो है डिस्क्रिमिनेटिंग, और एडजेक्टिव आपका है डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर बन चुका है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अगेन नाउन, अगेन नाउन। चलिए फिर से मैंने आपको बताया था आईओएन वाले जो होते हैं नाउन होते हैं, तो भाई वहीं पे क्लियर कर लीजिए, जब आईओएन लास्ट में आ जाता है वो नाउन बन जाता है। तो ये है सपोजिशन, सपोजिशन पहला है 3 से शुरू है, यानी कि आपको अदर ऑप्शन जो हटा दें, जो 2 से स्टार्ट है वो ऑप्शन हटा दीजिए। अब हमारे पास 3 से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन 2 है। अब आते हैं वर्ब। अब मैंने आपको बताया था वर्ब जो है, वर्ब जो है वो डी या ईडी से एंड होता है। किससे होता है? डी और ईडी से एंड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, वर्ब जो यहाँ पे लिखा गया है सपोज, अगर मैं वर्ड लेती हूँ सपोज, सपोज क्या है? आपका वर्ब की बेस फॉर्म है यानी कि वर्ब V1 है, तो सपोज, सपोज्ड एंड सपोज्ड, ठीक है। ये फॉर्म्स में चेंज हो गए, वर्ब के फॉर्म्स में चेंज हो गए, सपोज, सपोज्ड एंड सपोज्ड। तो आपका वर्ब जो है वो सपोज है। एडवर्ब मैंने आपको क्या बताया था? एडवर्ब मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो वर्ड्स है वो ly से एंड होते हैं। तो आपका जो एडवर्ब है, आपका जो एडवर्ब वो क्या है? सपोजिडली, सपोजिडली। तो आपका ly वाला शब्द मिल गया तो वो एडवर्ब हो गया, और लास्ट में बचा हुआ जो शब्द है एडजेक्टिव वो है सपोज्ड, वो है सपोज, ठीक है। तो आपने बहुत बार ये वर्ड यूज किया गया सपोज,
ठीक है, आपने बहुत बार ये वर्ड क्या यूज़ किया गया है, सपोज मीन्स अज्यूम करना। व्हाट डू यू मीन बाय सपोज मीन्स अज्यूम करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका शब्द बन चुका है, नाउन ION से होगा, और वर्ब आप देखिए कि भाई फर्स्ट फॉर्म V1 दिया है तो आप उसको तुरंत ही वर्ब मान लीजिए। तो आपका जो ऑप्शन बनता है वो है 3142, 3142, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगेन नाउन। अब यहाँ पे भाई थोड़े अलग शब्द दिए हैं, जैसे जस्टिफाई, जुरिडिकल एंड जस्टिस एंड जस्ट। ओके, सो हेयर आर फ्यू वर्ड्स। अब जस्टिस भाई अगर आपने वोकैबलरी अच्छे से की होगी, देखिए जब भी आप वोकैबलरी करते हैं तो वोकैबलरी जो वर्ड आप यूज़ करते हैं वो उस वर्ड के लिए आप ज़रूर देखिए कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इससे क्या होगा, अगर आप वो जानते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो ये जो मैच द पेयर जो आपको डिफिकल्ट जा रहा है ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आपने वर्ड देखा होगा जस्टिस, तो जस्टिस जो वर्ड होता है उसे हम नाउन कहते हैं, जस्टिस जो वर्ड होता है उसे हम नाउन कहते हैं। तो आपको पहला मिल गया है वो है 3, तो आपको अदर ऑप्शंस जो है वो निकाल देने हैं। अब आपके पास 3 वाले 2 ऑप्शन से अब हमें उसमें डील करना है वर्ब। अब यहाँ पर है जस्टिफाई, वर्ड क्या है आपका जस्टिफाई मतलब क्या होता है, क्लियर करना, ठीक है। कुछ भी अगर आपके ऊपर ब्लेम लगाया गया है, एक्विजिशन लगाया गया है, तो उसको जस्टिफाई करना मतलब आप उसको क्लियर करना। तो ये क्या हो रहा है, वर्ब है ये, जस्टिफाई क्या हो रहा है आपका, वर्ब है ये। तो आपको यहाँ पे मिल चुका है 3-1, तो आपका जो ऑप्शन बनता है वो है लास्ट वाला D, क्योंकि आपको नाउन का मिल चुका है, वर्ब का मिल चुका है, और आपको 2 सीक्वेंस मिल चुके हैं, तो आपके बचे हुए जो सीक्वेंस है वो ऑटोमेटिकली आपके मैच हो गए हैं और आपका आंसर जो है बन चुका है। अब एडवर्ब आपका क्या बनता है, यहाँ पर एडवर्ब आपका बनता है जस्ट, एडवर्ब आपका क्या बनता है जस्ट, और एडजेक्टिव आपका क्या बनता है ज्यूरिडिकल, एडजेक्टिव आपका क्या बनता है ज्यूरिडिकल, ठीक है। तो अगर आप वोकैबुलरी अगर आप करते हैं तो वोकैबुलरी करते टाइम पे आप प्लीज़ आप देखिए कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर आप वो जान लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है वो, तो आपके लिए ये मैच द पेयर करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है स्ट्रेट, स्ट्रेटेस्ट, स्ट्रेटन एंड स्ट्रेटनेस, स्ट्रेट, स्ट्रेटेस्ट, स्ट्रेट। अब देखिए मैं आपको एक और शब्द बताती हूँ, ION हो गया, NESS हो गया, ये वाले जो होते हैं ना ये नाउन होते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी कि नाउन को पहचानने का कौन सा तरीका होता है। तो ION वाले जो शब्द हो गए, NESS वाले जो शब्द हो गए, ये होते हैं आपके, जैसे अगर मैं बोलती हूँ एक वर्ड होता है काइंड, तो काइंड क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है, काइंड तो होता है। जैसे नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नाउन का फॉर्मेशन वर्ब से भी होता है और नाउन का फॉर्मेशन एडजेक्टिव से भी होता है। अगर मैं बोलती हूँ एक्ट, अगर मैं बोलती हूँ तो वर्ड एक्ट, एक्ट क्या है आपका एक वर्ब है, और अगर मैं उसको नाउन फॉर्म में चेंज करती हूँ तो वो हो जाता है एक्शन, नाउन फॉर्म में चेंज होता है एक्शन। अगर मैं बोलती हूँ वर्ड काइंड, काइंड क्या होता है आपका एक एडजेक्टिव होता है और मुझे उसको चेंज करना है नाउन में, तो वो हो जाएगा काइंडनेस, काइंडनेस, ठीक है। और एडजेक्टिव से एडवर्ब में भी फॉर्म होता है। अगर मैं बोलती हूँ काइंडली, तो ये हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव टू एडवर्ब फॉर्मेशन, ठीक है। इस तरीके से जो है आपके जो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब बनते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको एक और तरीका बता दिया, ION और NESS ये जो होते हैं नाउन को पहचानने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पहला मिल गया है स्ट्रेटनेस, पहला आ गया 4। चलिए तो पहले के 2 ऑप्शन हटा दीजिए, पहले के 2 ऑप्शन हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए EST है। अगर आपने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अगर आपको पता होगा, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अगर आपको पता होगा, ER अगर आता है तो वो कॉम्परेटिव डिग्री होता है और EST अगर आता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पर भाई EST है यानी कि वो सुपरलेटिव डिग्री है, और वो सुपरलेटिव डिग्री है तो वो एडजेक्टिव का टाइप है। तो भाई मैंने देखो एडजेक्टिव भी आपको यहाँ पे तुरंत बता दिया, एडजेक्टिव भी आपको मैंने तुरंत बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्ब। अब वर्ब आपका जो बनेगा वो बनेगा स्ट्रेटन, वर्ब आपका क्या बनेगा स्ट्रेटन, स्ट्रेटन यहाँ पर आ गया स्ट्रेटन। और एडवर्ब आपका क्या बनेगा स्ट्रेट, एडवर्ब आपका क्या बनेगा स्ट्रेट। वेट, let me clear this because
I am confused that verb should be straight and adverb should be straighten. ओके, तो यहाँ पर आपका वर्ब है स्ट्रेटन, स्ट्रेटन, ठीक है। स्ट्रेटन आपने वर्ड सुना होगा, आप जब पार्लर में जाते हैं तो आप बोलते हैं ना कि मेरे बालों को स्ट्रेटन कर दो, ठीक है, मेरे बालों को स्ट्रेटन कर दो। स्ट्रेटन मतलब क्या होता है? टू मेक और बिकम स्ट्रेट, ठीक है। या तो स्ट्रेट कर दो या तो फिर खुद ही स्ट्रेट बन जाओ, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं स्ट्रेटन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्शन हो रहा है, ठीक है। और स्ट्रेट जो है आपका जो है स्ट्रेट मतलब क्या है आपका? यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है। क्या है आपका? एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए, तो आपका जो आंसर है, आपका आंसर है 4312, 4312। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। चलिए नेक्स्ट है आपका, लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स सो दैट आई कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। पहला है आपका नाउन, अगेन नाउन। अब है आपका निग्लेक्ट, निग्लेक्टनेस, निग्लेक्टफुलनेस, निग्लेक्टिंग और नेग्लिजेंट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ION और NESS, ठीक है, ION और NESS। चलिए, तो ये आपका बन गया है नाउन, मिल गया 2, तो ये हटा दीजिए, ठीक है, ये आप हटा दीजिए, बन गया। वर्ब आपका क्या बनेगा? निग्लेक्टिंग। वर्ब आपका क्या बनेगा? निग्लेक्टिंग, सॉरी, वर्ब आपका क्या बनेगा? निग्लेक्ट। निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना। इग्नोर करना मतलब क्या होता है? करना, ठीक है, डूइंग, आप कोई एक्शन कर रहे हैं तो वर्ब हो गया, तो आपका बन गया है निग्लेक्ट, एक वर्ब हो गया। जेरेंड मैंने आपको बताया था ING, तो आपका जेरेंड बन गया है निग्लेक्टिंग और आपका एडजेक्टिव बन गया है नेग्लिजेंट, ठीक है, नेग्लिजेंट। अब आपका जो ऑप्शन बनता है वो है 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है, ये है आपका सही उत्तर। चलिए, हो गया। नाउन आपका NESS हो गया, वर्ब आपका निग्लेक्ट हो गया, क्योंकि हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं हम वहाँ पे? काम कर रहे हैं, इग्नोर करने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो वर्ब बन गए। जेरेंड मैंने आपको बताया था कि भाई ING फॉर्म, वो जेरेंड बन गया ING फॉर्म। अगर यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो निग्लेक्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, ठीक है, लेकिन यहाँ जेरेंड बोला है तो इसलिए हम ING जेरेंड को दे देते हैं। और एडजेक्टिव जो बचा हुआ है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। नेग्लिजेंट क्या है? ये एक क्वालिटी है, ठीक है, नेग्लिजेंट बिहेवियर, ही हैज़ नेग्लिजेंट बिहेवियर, ठीक है, ही हैज़ अ नेग्लिजेंट बिहेवियर, मतलब जो उसका बिहेवियर है वो हमेशा इग्नोर करने वाला ही है, ठीक है, वो है ही बना ही उसी के लिए है, उसका बिहेवियर बना ही उसी के लिए है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एडजेक्टिव, ठीक है, क्या बोलेंगे हम? एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट है आपका फॉरबिड, फॉरबिडिंगली, फॉरबिडेंस एंड फॉरबिडन एंड फॉरबिडेंट। चलिए, अब एक और शब्द बता देती हूँ नाउन को पहचानने वाला। ION NESS और ANCE, ये होते हैं नाउन को पहचान। देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे मैं आपको ऐड करते जा रही हूँ कि नाउन को किस तरीके से पहचानना है, ठीक है। तो पहला तरीका है ION होना चाहिए लास्ट में, दूसरा तरीका है NESS हो जाए और लास्ट में ANCE हो जाए, तो ये हो जाता है नाउन को पहचानने का तरीका। जैसे अगर एक वर्ड रहता है अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस, तो ये हो जाता है ANCE, ये हो जाता है आपका नाउन। चलिए, तो आपका नाउन मिल गया, आपका नाउन है फॉरबिडेंस। चलिए, अब आपका 3 पहला है तो हटा दीजिए, बाकी वाले हटा दीजिए, 4 वाला जो है हटा दीजिए। अब 3 में आपको डील करना है, तो 3 को जो है 3 को लेके 2 ऑप्शन है, 3 से जो स्टार्ट हो रहा है उसके 2 ऑप्शन है। अब वर्ब आपका यहाँ पे देखिए, LY जो है वो एडवर्ब हो जाएगा, LY जो है एडवर्ब हो जाएगा, EN वाला जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, EN वाला क्या है? वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉरबिड, तो फॉरबिड, फॉरबिडेड एंड फॉरबिडेड, ठीक है, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा। एडवर्ब आपका LY वाला हो जाएगा और एडजेक्टिव आपका फॉरबिडन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो है 3 1 2 4। आपका ऑप्शन क्या है? 3 1 2 4, ठीक है।
फॉरबिडेंस ANC। देखिए आपको नाउन पहचानने का मैंने तरीका बता दिया, आपको है ION है, आपको NESS है और आपका ANCE है। तो 3 है आपको नाउन को पहचानने का तरीका। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। वेट, लेट मी क्लियर द आंसर। नाउन है फॉरबिडेंस, वर्ब है फॉरबिड, देन एडवर्ब हियर एंड एडजेक्टिव हियर। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर क्या बनता है? 3124। आपका आंसर बनता है 3124। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? हार्डी, हार्डनेस, हार्डन एंड हार्ड। हार्डी, हार्डनेस, हार्डन एंड हार्ड। अगेन नेस वाला हो गया, नाउन मिल गया, बाकी हटा दीजिए। ठीक है, वर्ब, वर्ब क्या है आपका? वर्ब जो है आपका हार्डन है। वर्ब क्या है आपका? हार्डन। क्या है वर्ब? हार्डन। अब आपको मिल गया दो, क्या मिल गया आपको? 2 और 3, 2 और 3 आपको मिल गया आपका ऑप्शन। एडवर्ब क्या है? हार्डी। एडवर्ब क्या है? हार्डी। ओके, सॉरी वर्ब क्या, सॉरी एडवर्ब क्या है आपका? एडवर्ब जो है वो है हार्ड हो जाएगा। एडवर्ब क्या है? हार्ड हो जाएगा। और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हार्डी हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हार्डी हो जाएगा। हार्डी का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू सर्वाइव। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव करना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना, उसे हम कहते हैं हार्डी। तो वो क्वालिटी बता रहा है, इसलिए वो हार्डी जो है आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। आई थॉट कि इट इज़ हार्डली, आई थॉट इट इज़ हार्डली। अगर हार्डली होता, LY होता तो एडवर्ब होता, लेकिन ये हार्डी है। हार्डी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में डटे रहना, खड़े रहना, स्ट्रॉन्ग बने रहना। तो उसे हम वहाँ पे हम क्वालिटी के बारे में बात करें, इसलिए एडजेक्टिव आपका हार्डी बन जाएगा। एडवर्ब आपका हार्ड बन जाएगा, बिकॉज हार्ड क्या है? एक एडवर्ब है। हार्ड सिचुएशन, हार्ड सिचुएशन। ठीक है, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, तो ये क्या होगा? आपका एडवर्ब बन जाएगा। और वर्ब क्या बन जाएगा? आपका हार्डन बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बन चुका है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है 110 पे, 110। चलिए, फास्टेस्ट, फास्टन, फास्टनेस एंड फास्ट। अगेन फास्टनेस, अगेन आपका आगे मिल गया नाउन। चलिए अब पहले, अब ऑप्शन हटा दीजिए 1 वाले, अब 3 में हमको डील करना है। अब वर्ब, वर्ब आपका क्या हो जाएगा? अगेन फास्टन हो जाएगा। वर्ब क्या हो जाएगा? फास्टन हो जाएगा। एडवर्ब आपका फास्ट हो जाएगा और एडजेक्टिव आपका फास्टेस्ट हो जाएगा। देखिए EST है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, EST है, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री किसके लिए काम करता है? सुपरलेटिव डिग्री काम करता है एडजेक्टिव के लिए। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑप्शन बन गया है, नाउन का है 3 पहला है, फिर वर्ब 2, तो आपका ये ऑप्शन बन गया ये वाला। ठीक है, देखिए बड़ी क्विकली सॉल्व हो गया है। तो आप बस तरीका याद रखिए कि आपको वर्ब, नाउन को कैसे पहचानना है। ION, ANCE और NESS, ये 3 तरीके हैं। ठीक है, अभी हम जैसे जैसे आगे पेपर सॉल्व करेंगे आगे, तो आपको जो है अलग अलग तरीके जो हैं वो पता चल जाएंगे कि नाउन में, नाउन को हम और किस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए वर्ब का भी हमने तरीका देखा। वर्ब का भी हमने देखा कि DED और अभी EN वाला जो ऑप्शन है, अगर ये आते हैं तो याद रखिए कि ये भी वर्ब का एक तरीका है वर्ब को फाइंड करने का। और ING अगर आता है, या तो वो जेरेंड होगा या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, या तो जेरेंड होगा या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, और अगर LY वाला जो शब्द आते हैं मोस्टली, बचा हुआ तो फिर जो रहेगा वो आप पहचान जाएंगे भाई ये एडवर्ब का है, या बचा हुआ जो है वो उसमें चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। इन द फॉलोइंग आइटम अ पैसेज इज गिवन। अब यहाँ पर जो है ये एक पैसेज है। ठीक है, पैसेज का है एक टुकड़ा उठाया गया और यहाँ पे लिख दिया गया है। अब आपको यहाँ पर इसको फिल करना है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग आइटम अ पैसेज इज गिवन इन विच देयर आर 10 ब्लैंक स्पेसेस अलॉन्ग विथ 4 ऑप्शंस ईच फॉर फिलिंग दोज ब्लैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भाई 10 क्वेश्चंस हैं, 10 ब्लैंक्स है। 10 क्वेश्चंस मतलब 10 ब्लैंक्स हैं, और भाई हर एक ब्लैंक के लिए 4-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको अप्रोप्रिएट ब्लैंक जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो सर्च करना है और वहाँ पर हमें भरना है। ठीक है, चलिए डैश
डैश मैन हैज एक्सप्रेस्ड हिज एप्रिसिएशन ऑफ इट. So, dash by the charm of nature around him, man has expressed his appreciation of it in works of art produced by him. ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हैज़ एक्सप्रेस्ड लिखा हुआ है. हैज़ एक्सप्रेस मतलब ये जो सिचुएशन यहाँ पे दी गई है, ये जो सेंटेंस आपको दी गई है, ये ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि पास्ट फॉर्म में आपको ये सेंटेंस बनाना है. और हैज़ एक्सप्रेस लिखा है मतलब कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया. और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है उसका प्रेजेंट में कुछ भी लेना देना नहीं है. ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी है वैसा ही चूज करना है. सो डैश बाय द चार्म ऑफ नेचर, तो मूविंग नहीं होगा. मूविंग अगर होगा तो यानी कि वो कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. हैविंग मूव्ड भी नहीं होगा और मूव्स भी नहीं होगा, बिकॉज मूव्स जो है हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं. तो आपका सही ऑप्शन क्या है? मूव्ड. व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैपेंड. तो मूव जो है पास्ट फॉर्म में. सो मूव्ड बाय द चार्म ऑफ नेचर अराउंड हिम, मैन हैज एक्सप्रेस हिज एप्रिसिएशन ऑफ इट इन वर्क्स ऑफ आर्ट प्रोड्यूस्ड बाय हिम. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम. दिस गोज बैक्स टू अ टाइम. दिस गोज बैक्स टू अ टाइम. अब ये पीछे जाने की बात की जा रही है, यानी कि पास्ट फॉर्म में बात की जा रही है. ठीक है, जो हमारे पैसेजेस जो होते हैं वो सारे पास्ट फॉर्म में होते हैं, तो हमें ऑप्शंस भी वैसे ही ढूंढने हैं. सो दिस गोज बैक्स टू अ टाइम डैश ही वॉज स्टिल अ प्रिमिटिव बीइंग. पहले आप पे ऑप्शंस दिए गए, आपको ऑप्शन समझना है. ये जो THEN देन जो होता है, इसको हम ये जो THEN देन जो होता है, इसको हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, देन यानी कि प्रेजेंट टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं देन. तो ये प्रेजेंट फॉर्म नहीं है तो देन का इस्तेमाल नहीं होगा. वेन का यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये पास्ट फॉर्म के बारे में बात की जा रही है, पास्ट टाइम के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम वेन जो है वो एक प्रॉपर ऑप्शन है. टिल टाइम नहीं होगा. टिल भी जो है वो प्रेजेंट फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है. और फॉर तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा. आप यहाँ पे अगर ऑप्शंस लगा के भी देखेंगे तो भी आपको अप्रोप्रिएट साउंड नहीं करेगा. लाइक दिस गोज बैक टू अ टाइम देन ही वॉज स्टिल अ प्रिमिटिव बीइंग. नो. till he was still a primitive being. No. for he was. so other options जो है वो बिल्कुल लॉजिकली साउंड नहीं कर रहे. सिर्फ एक when जो है वो लॉजिकली साउंड कर रहे हैं. वाई? बिकॉज वो एक पास्ट टाइम के बारे में बता रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम. आर्ट डैश अ सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिम. आर्ट डैश अ सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिम. अब जो आर्ट है भाई उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस देता है, इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, अब आपके ऑप्शन से हैज़ जो है हम हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हैज़ जो है वो प्रेजेंट फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं. हैज़ या तो फिर हैव जो है वो सिंपल प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस यहाँ पे नहीं बनाना है हमें. हैव मैंने आपको बताया हैज़ और हैव. अब हैज़ हैड और हैड. ठीक है, अब हैज़ हैड जो है उसको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए. किसके लिए यूज़ करते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए. और जो हैड जो है हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए. कब यूज़ करते हैं हम? पास्ट परफेक्ट के लिए. अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई हैज़ हैड यूज़ किया है, हैड यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है. देखिए हैज़ जो है, हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के लिए. और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के लिए. ठीक है, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट. और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैड जो है वो हैव की थर्ड फॉर्म है. यहाँ पर भी आप हैड जो है वो हैव की थर्ड फॉर्म है. ठीक है, तो इसलिए बोला गया है हैज़ हैड एंड हैड. ओके, तो हैड आपका नहीं होगा. हैड क्या होता है? पास्ट परफेक्ट. अब इसका क्या मतलब होता है? पास्ट परफेक्ट का जो मीनिंग है वो बहुत ही अलग होता है. पास्ट परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है. पास्ट में ही एक काम शुरू हुआ था और वहीं पर वो काम जो है वो ख़त्म हो गया. ठीक है, पास्ट में ही एक काम शुरू हुआ और पास्ट में एक और काम आ गया था पास्ट में. तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही अलग है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का. तो आपका सही आंसर क्या है? हैज़ हैड.
आपका सही आंसर क्या है? हैज़ हैड. आर्ट has had a softening influence on him. Why? Because we are writing the example of present perfect. We are writing the example of present perfect. ठीक है? ठीक है. had यानी कि पास्ट परफेक्ट जो है, पास्ट परफेक्ट का बिल्कुल अलग ही मीनिंग होता है. बिल्कुल अलग मीनिंग होता है कि भाई पास्ट में एक काम शुरू हुआ था और उसी बीच में एक और पास्ट का काम जो है वो वहां पर शुरू हुआ था. तो वहां पे दो पास्ट के एक्शंस होने की बात की जाती है, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट. ठीक है. और प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में आने तक वो खत्म हो चुका था. ठीक है. तो आर्ट हैज हैड अ सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिम. ठीक है. पास्ट में वो आर्ट का जो इन्फ्लुएंस था, जो नेचर का जो चार्म था वो शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक आते आते वो चार्म जो था उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं हैज़ हैड. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी. सो हैज़ हैड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है. द अर्लीस्ट पेंटिंग ऑफ द प्री हिस्टोरिक एज इन द केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड गिव अस मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द डैश. Magnificent examples of the dash eye and the trained hand in man's savage state. अब यहाँ पे है observing, observance, observant and observation. ठीक है. तो वापस से हम इसका सेंटेंस पढ़ते हैं. The earliest paintings of the prehistoric age, the earliest painting of the prehistoric age in the caves all over the world. Now here we are talking about the paintings of the prehistoric age. भाई आप caves वगैरह में जाते हैं तो आप वहाँ पे पेंटिंग्स देखते हैं. तो पेंटिंग्स क्या होते हैं? वो हिस्टोरिकल पेंटिंग्स होते हैं वहाँ पर. ठीक है. हिस्टोरिकल एज पेंटिंग्स होते हैं वहाँ पर केव्स में अगर आप जाते हैं. तो चलिए हम इसका फिल इन द ब्लैंक करते हैं. द अर्लीस्ट पेंटिंग्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक एज इन द केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड गिव अस मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल्स. वो सब क्या देते हैं आपको? एक मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल देते हैं. ठीक है. मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द डैश आई, ऑफ द डैश आई एंड द ट्रेन्ड हैंड इन मैन्स सेवेज स्टेट. तो आपको यहाँ पे लिखना है, आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंट एंड ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे आप देखिए, आपको जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करते तो आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई नाउन कौन सा यूज किया गया है, वर्ब कौन सा यूज किया. अब यहाँ पे देख सकते हैं आप आई यूज किया गया. आई क्या होता है? आपकी आंखों के बारे में बात की गई है. और ये क्या होता है? एक नाउन होता है. ठीक है. नाउन होता है. तो भाई नाउन दिया गया है और उसके पहले आपने देखा है कि फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, यानी कि आपको उसके पहले एक एडजेक्टिव लिखना है. ठीक है. आपको क्या लिखना है? एक एडजेक्टिव लिखना है. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन बताऊं तो आपको ऑब्जर्विंग जो है आईएनजी वो वर्ब होता है. आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? आप एक एक्शन कर रहे हैं. क्या करने का? ऑब्जर्व करने का. तो आईएनजी वाला नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि नाउन है. नाउन के पहले आप देख सकते हैं एक डैश है और डैश के पहले आप देख सकते हैं एक आर्टिकल है, यानी कि उसके बीच में एक एडजेक्टिव आना चाहिए. क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव. क्योंकि जब मैंने आपको आर्टिकल का जब मैंने आपको रूल्स का जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें मैंने आपको जब मैं आपको एक्सप्लेन करी थी तब मैंने आपको बताया था. ठीक है. जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मैंने आपको एक्सप्लेन करते टाइम बहुत बार बताया कि जब भी एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है. ठीक है. और जब एडजेक्टिव और नाउन होता है तो उसके पहले हम एक आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए आई लिखा है, आई के पहले डैश है और डैश के पहले द है, यानी कि उसके बीच में एडजेक्टिव आना चाहिए. तो अब यहाँ पे ऑब्जर्विंग देखेंगे तो वो एक वर्ब है तो उसको आप हटा दीजिए. ऑब्जर्वेंस अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्वेंस आपका एक अगेन नाउन है. देखिए नाउन पहचानने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था. एएनसी लास्ट में होता है, आईओएन लास्ट में होता है, एनईएसएस लास्ट में होता है. तो ये क्या हो जाते हैं? आपके नाउन वाले एग्जाम्पल्स हो जाते हैं. तो ये ऑब्जर्वेंस है यानी कि ये नाउन है. ऑब्जर्वेशन है, अगेन ये नाउन है. तो आपका लास्ट में बच्चा क्या है? ऑब्जर्वेंट. क्या बन जाता है? ऑब्जर्वेंट. तो आपका क्या एग्जाम्पल बनेगा यहाँ पर? क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा? मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑब्जर्वेंट आई. ऑब्जर्वेंट आई यानी कि हम आंखों की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं. ऑब्जर्वेंट भाई आंख बने हैं, किसके लिए बने हैं भाई? सूक्ष्म चीजें या फिर किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए बने हैं, इसलिए हम बोलेंगे ऑब्जर्वेंट आई.
ठीक है, एंड द ट्रेन्ड हैंड इन मैन सेवेज स्टेट। चलिए हमारे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक बन गया। देखिए ऐसे लॉजिक्स लगाने हैं आपको, इसलिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके रूल्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए ये लॉजिक लगाया हमने, तो हमारे यहाँ पर जो आंसर जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली फिट बैठ गया। नेक्स्ट आते हैं, द कलर्स चोजन, द मूवमेंट डैश एंड द एक्सप्रेशंस, ठीक है, द कलर्स चोजन, द मूवमेंट डैश एंड द एक्सप्रेशंस, the pictures are dash with really make us marvel even if all of them are not of the dash। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं द कलर्स चोजन, द मूवमेंट डैश, द मूवमेंट डैश। अगेन आप देखिए यहाँ पे द मूवमेंट लिखा है। द मूवमेंट मतलब क्या होता है, ये एक नाउन यूज किया गया है। ठीक है, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। द मूवमेंट यानी कि एक सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको एक वर्ब ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, एक वर्ब ढूंढना है। अब यहाँ पे वर्ब ढूंढते हैं, ठीक है, पोट्रेइंग, पोट्रे, पोट्रेड एंड पोट्रेयल। ठीक है भाई, आईएनजी फॉर्म हम नहीं देखेंगे बिकॉज भाई करेंटली कुछ भी नहीं चल रहा है, आईएनजी फॉर्म हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, पोट्रे आपका वर्ब नहीं है क्योंकि हमें पास्ट फॉर्म जाना है, पोट्रे, पोट्रेट, पोट्रेट। ठीक है, तो आपको पास्ट फॉर्म में जाना है, तो पास्ट फॉर्म में आपका यहाँ पे क्या है, पोट्रेट। क्या है आपका, पोट्रेट। सो द कलर्स चोजन, द मूवमेंट पोर्ट्रेट एंड द एक्सप्रेशंस, द पिक्चर्स आर, अगेन आपको ईडी फॉर्म ढूंढना है, आपको अगेन ईडी फॉर्म ढूंढना है। तो यहाँ पे है सफिक्स्ड, सफस्ड एंड सफसिंग एंड सरफेस्ड। ठीक है, अब सफिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि भाई, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन है सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है, किसी वर्ड के एंड में, किसी वर्ड के एंड में एक दूसरा शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनाना, उसे हम कहते हैं सफिक्स, उसे हम कहते हैं सफिक्स। तो ये सफिक्स का पास्ट फॉर्म है सफिक्स्ड। ठीक है, तो सफिक्स जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सफिक्स्ड सेकंड फॉर्म है और सफिक्स्ड अगेन थर्ड फॉर्म है आपका। तो भाई यहाँ पे सफिक्स्ड नहीं आएगा यहाँ पे मीनिंग, बिकॉज बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड द एक्सप्रेशन द पिक्चर्स आर डैश, द पिक्चर्स आर डैश विथ रियली मेक अस मार्वल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई पिक्चर जो है वो किस तरीके के एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर एक वर्ब ढूंढना है, बिकॉज ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है ये सारे के सारे वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे सफस्ट का मतलब क्या होता है, फिल्ड विथ। ठीक है, द एक्सप्रेशंस, द पिक्चर्स आर फिल्ड विथ रियली मेक आर फिल्ड विथ रियली मेक अस मार्वल। ठीक है, जो एक्सप्रेशन है पिक्चर्स के भाई वो इतने मार्वलस है, इतने मार्वलस कि भाई हम उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। ठीक है, तो सफस्ट, सफसिंग नहीं आएगा बिकॉज आईएनजी नहीं है। सरफेस्ड मतलब क्या होता है, हम किसी सरफेस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे सरफेस का कोई काम नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है वो है सफस्ट। आपका ऑप्शन क्या है, सफस्ट, जो कि ईडी फॉर्म है, जो कि पास्ट फॉर्म है। और हम पास्ट फॉर्म क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो पैसेज है वो पास्ट फॉर्म में ही होता है। कोई भी पैसेज अगर आपके सामने आ जाए तो वो पास्ट फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, इवन इफ ऑल ऑफ देम आर नॉट ऑफ द डैश ऑफ द पेंटिंग्स एट Altamira. Okay, so even if all of them are not of the dash of the paintings as Altamira. Altamira मतलब क्या होता है, देखो Altamira क्या है, ये हम केव ऑफ Altamira के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एक वर्ल्ड फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है। कहाँ पे लोकेटेड है, ये स्पेन में लोकेटेड है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे केव पेंटिंग्स के लिए, प्री हिस्टोरिकल केव पेंटिंग्स के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेंटिंग्स के बारे में बात की गई है, यहाँ पर बोला गया है कि भाई यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि जो ऑल्टामिरा में जो पेंटिंग्स अवेलेबल है, जो केव पेंटिंग्स अवेलेबल है, भाई उनके स्टैंडर्ड को जो है हम मैच नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया गया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंड। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं स्टैंडर्ड से रिलेटेड। अभी हमें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इवन इफ ऑल ऑफ देम आर नॉट ऑफ द डैश। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो केव्स है, जो केव पेंटिंग्स है वो आज भी अवेलेबल है।
जो केव पेंटिंग से आज भी अवेलेबल है। तो भाई आज भी अवेलेबल है इसका मतलब कि वो प्रेजेंटली अवेलेबल है, तो इसलिए हमें वर्ड भी वैसा ही सर्च करना है, ठीक है। वो आज भी प्रेजेंटली अवेलेबल है, ठीक है। आज भी अगर आप स्पेन में जाएंगे, वहाँ की जब केव पेंटिंग्स अगर आप देखेंगे तो आज भी वो पेंटिंग्स करेंटली अवेलेबल है। तो आपको उसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है यहाँ पर। तो आपका जो सही ऑप्शन बनता है वो बनता है स्टैंडर्ड्स। क्या बनता है? स्टैंडर्ड्स। क्योंकि आप देखिए, पढ़ के देखिए, even if all of them are not of the standards of the painting set Altamira, ठीक है। स्टैंडर्ड्स, वाई? बिकॉज एक थर्ड फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, इसलिए वो स्टैंडर्ड्स आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। द प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स इन इंडिया गिव अस अ पिक्चर ऑफ लाइफ इन दोज डैश डेज ऑफ द अर्ली मैन इन इंडिया, ठीक है। अब भाई जो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स जो है इंडिया में जो है अवेलेबल है, जो इंडिया में देखे जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो क्या देते हैं? गिव अस अ पिक्चर ऑफ लाइफ। एक पूरा लाइफ जो है आपको पता चल जाता है कि भाई पहले ज़माने की जो लाइफ है वो कैसी थी, कैसी होती थी, उनके ट्रेडिशंस क्या थे, उनके कल्चर क्या थे। भाई अगर आप पेंटिंग देखेंगे, केव पेंटिंग सब देखेंगे, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। इन दोज डैश डेज ऑफ द अर्ली मैन इन इंडिया। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, फार ऑफ, फार आउट एंड फार फ्रेच्ड, ओके। सो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फार ऑफ, फार आउट, फार एंड फार फेच्ड। अब फार ऑफ का मतलब क्या होता है कि भाई जो फिजिकली बहुत दूर है, फिजिकली बहुत दूर है, मतलब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं बट आप उसको जाके छू नहीं सकते हैं, जो वो है फार फेच, फार ऑफ। फार का मतलब क्या? देखो, फार जो वर्ड लिखे वो दूरी के लिए सिग्निफाइड है, ठीक है, दूर बताने के लिए बोला गया है। तो फार ऑफ का मतलब क्या होता है? फिजिकली यू कैन सी बट यू कैन नॉट टच इट। फार का मतलब क्या होता है? दूर। देन फार आउट का भी मतलब क्या होता है? अगेन फिजिकली आप देख सकते हैं लेकिन उसको आप टच नहीं करते। फार फेच्ड का मतलब क्या होता है? जो रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, जो रियलिस्टिक नहीं है, इट इज़ अनरियलिस्टिक, इसे हम बोलते हैं फार फेच्ड। तो अब आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या बनता है? आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या बनता है? यहाँ पर आपको बोला गया है, क्या बोला गया है? द प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स इन इंडिया गिव अस अ पिक्चर ऑफ लाइफ इन दोज डैश डेज, इन दोज डैश डेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखो, फार ऑफ नहीं बनेगा आपका, फार आउट नहीं बनेगा, फार फेच नहीं, बिकॉज इनकी मीनिंग बिल्कुल अलग है। तो आपका ऑप्शन क्या बनता है? फार डेज। फार डेज मतलब we are talking about the days which are very we are away from that, ठीक है। तो far days of the early man in India, भाई वो दिन जो गुजर चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं फार डेज, वो दिन जो है गुजर चुके हैं, अभी वो प्रेजेंट नहीं है वो डेज करेंटली, हम उनको सिर्फ केव पेंटिंग के थ्रू देख सकते हैं। हो गया। Now it is a great and true experience that Kalidas expresses. It is a great and true experience that Kalidas expresses when he feels that dash, when he feels that dash, ठीक है, when he feels that dash the happiest man feels, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, even, for, with and still। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, it is a great and true experience, भाई ये बहुत ही ग्रेट है और बहुत ही एक ट्रू एक्सपीरियंस है, दैट कालिदास एक्सप्रेसेस। किसने एक्सप्रेस किया है? कालिदास ने एक्सप्रेस किया है। व्हेन ही फील्स दैट, जब कालिदास ने खुद फील किया है, फील्स दैट डैश द हैप्पीएस्ट मैन फील्स, ठीक है। फॉर द हैप्पीएस्ट मैन फील अप्रोप्रिएट नहीं है, विद द हैप्पीएस्ट मैन फील अप्रोप्रिएट नहीं है, स्टिल द हैप्पीएस्ट मैन फील अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट क्या है? इवन द हैप्पीएस्ट मैन फील्स, इवन द हैप्पीएस्ट मैन फील्स, मतलब कालिदास ने उसको एक्सप्रेस किया है, उसको फील किया है, इवन द हैप्पीएस्ट मैन फील्स, मतलब कि जो हैप्पीएस्ट मैन है वो भी वैसे ही फील करता है जैसे कालिदास ने उसको फील किया है। इवन द हैप्पीएस्ट मैन फील्स डैश व्हेन ही सीज ब्यूटिफुल थिंग्स और हियर्स मेलोडियस नोट्स, ठीक है, व्हेन डैश व्हेन ही सीज ब्यूटिफुल थिंग्स और हियर्स मेलोडियस नोट्स। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए, इलेट्स, इलेटिंग, इलेटेड एंड एक्साइट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्साइट वर्ड नहीं आएगा। एक्साइट मतलब क्या होता है? खुशी। अगर आप यहाँ पे बताएंगे खुशी, एक्साइट व्हेन ही सीज,
when he sees beautiful things or hears melodious notes, तो excite यहाँ पे word अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए, एक्साइट मैंने हटा दिया। एक्साइट का मतलब क्या होता है कि भाई वो एक अलग वर्ड है। एक्साइट का मतलब होता है खुशी, एक्साइट का मतलब होता है खुशी। यहाँ पर भी इलेट्स, इलेटिंग और इलेटेड का भी मतलब क्या होता है, एक हैप्पी, एक खुशी। लेकिन एक्साइट मतलब क्या होता है कि वो एक अलग फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है, इसलिए हम एक्साइट वर्ड यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो एज हम पास्ट फॉर्म में जा रहे हैं तो आपका जो सेंटेंस बनता है वो होगा इलेटेड। क्या बनेगा, इलेटेड। द हैप्पीएस्ट मैन फील्स इलेटेड व्हेन ही सीज ब्यूटीफुल थिंग्स और हियर्स मेलोडियस नोट्स। हैप्पीएस्ट मैन फील्स इलेटेड मतलब ही फील्स हैप्पी, ओके, ही फील्स हैप्पी व्हेन ही सीज ब्यूटीफुल थिंग्स और हियर्स मेलोडियस नोट्स। ही फील्स एक्साइट नहीं होगा, एक्साइटेड होता तो हम एक बार सोच भी सकते थे एक्साइटेड, ठीक है, लेकिन एक्साइट वर्ड नहीं आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इलेटेड। द हैप्पीएस्ट मैन फील्स इलेटिंग, वो भी गलत है। द हैप्पीएस्ट मैन फील्स इलेट्स, ये भी गलत है। व्हेन ही सीज द ब्यूटीफुल थिंग, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, द हैप्पीएस्ट मैन फील्स इलेटेड। आपका ऑप्शन क्या है, इलेटेड, ठीक है। तो भाई ये ऐसे जो पैसेजेस है, इस पैसेजेस को सॉल्व करते टाइम पे आपको देखना है कि भाई कौन से फॉर्म में जो सेंटेंस है वो दिए गए हैं, एडजेक्टिव कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। और सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया, वोकैबलरी पे ध्यान दीजिए। वोकैबलरी करेंगे तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो आपके आसान हो जाएंगे सॉल्व करना। और साथ ही में जब आप वोकैबलरी कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप जब वोकैबलरी कर रहे हैं, जब आप नया शब्द सीख रहे हैं, तो उस नए शब्द को सीखते समय आप ये भी देखिए कि वो शब्द कौन सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा रोल वो प्ले कर रहा है, वो एडजेक्टिव का वर्ड है या वो एक वर्ब का है या नाउन का है। ये अगर आप जानेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी हमने मैच द पेयर किया, नाउन वर्ब एडजेक्टिव, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है। ये जो मैच द पेयर है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस इसमें समझना क्या है, आपको बस इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए, और जो आप वोकैबुलरी कर रहे हैं उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये कौन से टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। So this much for today and we have finished with one paper of 2025 CDS paper, ठीक है। हमने उसमें सारे questions cover कर लिए हैं। If you have any doubt please do comment. If I have given wrong answer of any question, please do comment and correct me. I will be it will be pleasure for me to correct me the answers, okay, and it will be very good that you are watching my videos and really you are observing the minute things and you are observing the things and you are correcting me, okay, so it will be very much good for me. For now, do watch my video. If you like, please if you like my video, please press the like button, okay. So take care, bye bye.